सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने टिप्पण नोटिंग को लेकर आई थी और आज मैं आपके सामने ड्राफ्टिंग यानी कि आलेखन मसौदा लेखन को लेकर आई हूँ। तो अब देखिए, मसौदा लेखन को ही हम प्रारूप लेखन, प्रारूपण, आलेखन आदि नामों से पुकारा जाता है। तो मसौदा लेखन के और अनेक नाम है। क्या क्या है वो नाम? प्रारूप लेखन, प्रारूपण, आलेखन आदि नामों से भी इसे पुकारा जाता है। और जो है सरकारी कार्यालयों में आम तौर पर कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? सरकारी कार्यालय में जो है मसौदा लेखन शब्द का ही इस्तेमाल खास तौर पर करते हैं। तो ये मसौदा लेखन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सार्वजनिक सूचनाओं, करारों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं के प्रारूप तैयार करने होते हैं। तो क्या है ये? मसौदा लेखन के अंतर्गत इन सारे के सारे का जो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो परिपत्र, सर्कुलर लेटर जो आते रहते हैं, उसका प्रारूप मसौदा लेखन के अंतर्गत ही तैयार करते हैं। उसी प्रकार प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, ये भी इसके भी ड्राफ्ट इसके अंतर्गत ही कर लेते हैं। और जो है पत्र, अनेक जो लेटर्स है उसका जो ड्राफ्ट भी ये मसौदे लेखन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। फिर ऑर्डर जो है, फिर नोटिफिकेशन वगैरह है, ये सब मसौदा लेखन के अंतर्गत इन सभी का जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो इसके लिए यह मसौदा लेखन सरल, सुबोध और स्पष्ट होना आवश्यक है। तो अब और एक बार मैं दोहराऊंगी, क्योंकि मसौदा लेखन को प्रारूप लेखन, प्रारूपण, आलेखन आदि नामों से भी हम कह सकते हैं। और खास तौर पे सरकारी कार्यालयों में मसौदा लेखन शब्द ही अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सार्वजनिक सूचनाओं, इन सारे के जो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करते हैं, किसके अंदर? ये मसौदा लेखन के अंदर। तो इसलिए मसौदा लेखन सरल, सुबोध और सुस्पष्ट होना आवश्यक है। तो किस प्रकार ये मसौदा लेखन हम तैयार करेंगे, आगे ये देखेंगे। जिन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही बिल्कुल स्पष्ट तथा निश्चित हो, तब अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण में मसौदा तैयार किया जा सकता है। यानी कि ഏതെങ്കിലും ഒരു मैटर, जिस मैटर के लिए एक्शन हमें लेना है, वो एक्शन बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित है। जो भी मैटर्स पर हम ये कार्यालय में काम कर रहे हैं, वो मैटर पर जो एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन बिल्कुल निश्चित और स्पष्ट है, तो अधिकारी या प्राधिकारी ऑर्डर देते हैं, हमें इस प्रकार उस मैटर को कंसिडर करना है। इसका जो ऑर्डर वो लोग अधिकारी गण देते हैं, तो उसके आधार पर, उस आदेश के आधार पर, उस ऑर्डर के आधार पर क्या करते हैं? मसौदा तैयार किया जाता है। तो मैटर अंडर कंसिडरेशन, हम हमेशा ये सुनते आए हैं, कोई भी मैटर कंसिडरेशन के लिए आ गए हैं, उस पर विचार कर रहे हैं और उस पर जो कार्यवाही हमें करना है, जो एक्शन हमें लेना है, उस एक्शन निश्चित और निर्धारित है, तो उसके जो प्राधिकारी ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर के अनुसार मसौदा तैयार कर जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में यह मसौदा कौन तैयार करते हैं? सहायक अथवा अनुभाग अधिकारी ही तैयार करते हैं। असिस्टेंट അല്ലെങ്കിൽ सेशन अधिकारी, सेशन ऑफिसर से तैयार करते हैं। इस प्रकार जो मसौदा तैयार करते समय अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों, अनुदेशों में निहित तथ्यों, बातों और भावों को सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार मसौदा तैयार करते समय जो अधिकारी हमें जो ऑर्डर दिया है, उसके हिसाब से हम मसौदा तैयार करते हैं। तो उस समय उस ऑर्डर में निहित तथ्य और इनसे संबंधित जो बातों को स्पष्ट रूप से उस मसौदे में
प्रस्तुत करना आवश्यक है। फिर इस प्रकार वो मसौदा तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। अप्रूवल के लिए उसे उच्च अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। इसे अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। तैयार किए गए मसौदे के ऊपर दाहिनी ओर अनुमोदनार्थ मसौदा अवश्य लिखा जाता है। इस प्रकार अनुमोदन के लिए भेजते समय हम जो मसौदे तैयार किए हैं उसके ऊपर राइट साइड पे क्या लिख के देना चाहिए, अनुमोदनार्थ मसौदा, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल लिख के अधिकारी उच्च अधिकारी के पास उसे भेजना चाहिए। आवश्यक टिप्पणी के साथ अधिकारी के पास जब मसौदा आता है तब यदि आवश्यक हो तो वह अधिकारी मसौदे में थोड़ा संशोधन अथवा थोड़ा बहुत हेर फेर बदल के साथ अनुमोदित कर देता है। तो उच्च अधिकारी के पास जब मसौदा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, आवश्यकता है तो अधिकारी क्या करते हैं, उस मसौदे पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद उस मसौदे पर क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद वो उस पर अप्रूवल देता है। इस प्रकार अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अनुमोदित मसौदे फिर से टाइप करा के प्रेषण के लिए तैयार रखा जाता है। तो इस प्रकार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसे टाइप करा के साधारण जनता के लिए उसे प्रकाशित किए जाते हैं। तो सरकारी कार्यालयों में जो पत्र फिर अधिसूचना परिपत्र इसके जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं अधिकारी के आदेश के अनुसार इसका जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं वही मसौदा लेखन है। तो वो तो कार्यालय के असिस्टेंट या सेशन ऑफिसर ही मसौदा तैयार कर लेते हैं। तैयार करते समय जिस ऑर्डर के आधार पर हम मसौदा तैयार करते हैं उस ऑर्डर के प्रमुख मुद्दों को इसमें शामिल करना चाहिए। फिर ये जो मसौदे उच्च अधिकारी के टेबल पे पहुंचने के पहले उस मसौदे के ऊपर राइट साइड पर क्या लिखना चाहिए, अनुमोदनार्थ मसौदा। तो फिर ये जो है उच्च अधिकारी के टेबल पे आता है, उच्च अधिकारी उसे देखते हैं, फिर कुछ संशोधन वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह उस पर करते हैं, फिर वो अनुमोदन देते हैं। अनुमोदन प्राप्त होने वाले ये मसौदे फिर टाइप करके ही प्रेषित किया जाता है। तो ये आपके समझ में जरूर आए होंगे। तो आगे की जो बात है क्या है, आगे जो है मसौदा लेखन की जो सामान्य बातें, मसौदा लिखते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कार्यालयीय मसौदा लिखते समय एक पेपर के दोनों तरफ से हाशिए छोड़ना चाहिए, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे आधा हाशिया छोड़कर उसके मिडिल में ही ये टाइप किया जाता है। आपके समझ में आया क्या, एक पेपर है दोनों के राइट साइड से भी फोल्ड करना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी फोल्ड करना चाहिए और उसके मिडिल में ही हमें टाइप करना आवश्यक है। फिर दो पंक्तियों के बीच में काफी जगह भी छोड़ देनी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर उसमें कुछ वाक्यांश जोड़ सकते। दोनों पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच स्थान छोड़ना चाहिए क्योंकि कुछ आवश्यकता होने पर हम बीच में पंक्तियां जोड़ सकते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है मसौदे के साथ अनुमोदन के लिए मसौदा ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल की पर्ची लगा देनी चाहिए। तो मसौदा हम अधिकारी के पास भिजवा देते हैं तब उसमें एक स्लिप रख के भिजवा देते हैं। कौन सा स्लिप, अनुमोदन के लिए मसौदा, ऐसा एक स्लिप लिख के उसके साथ नथी करके उसमें अटैच करके भेज देते हैं। यदि दो या अधिक मसौदे एक ही मिस्र में रखकर पेश किए जा रहे हैं तो अनुमोदन के लिए मसौदे की पर्चियों पर तथा मसौदों पर संख्या लिख देनी चाहिए। कभी कभी एक फाइल के अंतर्गत एक मसौदे नहीं होते, एक से अधिक मसौदे होते हैं, तब उसमें हम पर्ची डाल देते हैं। किसके पर्ची,
अनुमोदन के लिए मसौदा, ये पर्ची हम रख देते हैं। उस समय जो अधिकारी को कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना, ये किसके लिए है, ये कौन से मसौदे के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें एक से अधिक मसौदे हैं। उस समय क्या करना चाहिए, मसौदों की संख्या भी लिखनी चाहिए और स्लिप में भी उसकी संख्या लिखना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पत्र का उत्तर देना हो उसके या एक ही विषय पर किए गए पत्राचार के सिलसिले के अंतिम पत्र की संख्या तथा तारीख का हमेशा हवाला देना चाहिए। हम किसी भी पत्र का उत्तर दे रहे हैं तो उससे पहले उसी प्रकार के कोई पत्र वहां पर आए तो अंतिम पत्र है तो उसकी जो संख्या या तारीख रेफरेंस के लिए उस पे लिखना आवश्यक हो जाता है। यदि इसी प्रकार के कोई पत्र पृष्ठांकन के तौर पर भेज दिया है तो उसे भी हमें रेफरेंस के तौर पर लिखना आवश्यक है। तो हमेशा कार्यालय में जो है जो पत्र आते हैं उसी प्रकार के पत्र पहले भी आ चुके होंगे, तब रेफरेंस के तौर पर उनकी जो संख्या वगैरह भी डालना आवश्यक होती है, क्योंकि रेफरेंस के लिए हम उसे वो पुराने फाइल लेकर हम देख सकते हैं सहायता के लिए, है ना, इसलिए। तो 14 जो है, मसौदे से यह स्पष्ट पता चलना चाहिए कि साफ प्रति के साथ कितने सहज पत्र जाएंगे। तो मसौदे पढ़ने से यह स्पष्ट पता लेना चाहिए कि ट्रू कॉपी के साथ कितने जो अकम्पनी लेटर उसके साथ जा रहे हैं। അതിന്റെ ട്രൂ കോപ്പിയോടൊപ്പം മറ്റേതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം। टाइपकार, मिलानकार और प्रेषक का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाशिए में एक तिरछी रेखा बना देना चाहिए। ये अंत में मसौदा कौन टाइप करते हैं, टाइपराइटर। तब उसकी जो ध्यान खींचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ध्यान खींचने के लिए हाशिए में मार्जिन में एक तिरछी रेखा खींच के उसमें यह महत्वपूर्ण बातें लिखना चाहिए, ताकि टाइपराइटर टाइप करने वाले वो व्यक्ति उसे देख के उस पर अधिक इम्पोर्टेंस दे देंगे। पृष्ठ के नीचे बाईं ओर, पृष्ठ के नीचे जो लेफ्ट साइड पे सह पत्रों की संख्या, उसके साथ जिन जिन पत्र भेजनी है उसकी संख्या भी हम लिख देते हैं। और पांचवी बातें ये हैं, मसौदे में जिन सहपत्रों का हवाला दिया गया हो उनकी प्रतियां यदि पहले से मौजूद हो और इसलिए उन्हें टाइप कराने की जरूरत नहीं हो तो टाइपकार की जानकारी के लिए मसौदे के हाशिए में यह बात स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए। यदि मसौदे के साथ हम अन्य पत्रों को भी नथी करके भेज दिया जाता है तो टाइपकार को इसका पता कैसे लगेगा, ताकि जो नथी करने वाले पत्र पहले से भी इस कार्यालय में मौजूद है, दोबारा टाइप कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए टाइपकार को इसकी ओर ध्यान खींचने के लिए भी हमें स्पष्ट रूप से उसे वहां पर हाशिए में लिख देना चाहिए। നമ്മൾ മസോദയോടൊപ്പം പല ലെറ്റേഴ്സും ചിലപ്പോൾ ചേർത്തയക്കും. അപ്പോൾ ആ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യം ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർജിൻ വരച്ച് അവിടെ അത് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. मिसल में रखे गए सभी मसौदों पर मिसल संख्या लिखी जानी चाहिए। एक ही मिसल में से एक ही तारीख को एक ही पते पर 2 या अधिक पत्र या अधिसूचनाएं आदि भेजनी है तो क्रम संख्या भी देनी चाहिए, ताकि हवाले में भ्रम का अंदेशा न रहे। मिसल का मतलब है फाइल। अब फाइल വെച്ചിരിക്കുന്ന फाइल में जो मसौदे हैं उसमें फाइल की संख्या लिखना आवश्यक है, क्योंकि एक मसौदा नहीं, एक साथ एक से अधिक मसौदा जाएंगे। तो एक मिसल में एक से अधिक मसौदा होंगे तो हमें तारीख और पत्र संख्या भी उसमें लिखना आवश्यक है, क्योंकि जो देखने वाले को स्पष्ट रूप से इसका पता न चले, നോക്കുന്ന ആളിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം,
पत्र संख्या और तारीख इसमें लिख लेना चाहिए और क्रम संख्या भी डालना आवश्यक है। सातवां जो है, जब किसी मामले में राज्य सरकारों मंत्रालयों आदि की सलाह ली जाए तो आमतौर पर उत्तर भेजने की आखिरी तारीख तय कर दी नहीं चाहिए। कुछ मैटर पर हमें सरकार से या विभिन्न मंत्रालय से एडवाइस स्वीकार करने की आवश्यकता है। उस समय हम उसके उत्तर भेजने की तारीख भी, अंतिम तीयति, इस दिन के पहले आपके एडवाइस हमें मिलना चाहिए, वो भी तय करना आवश्यक है। आठवां जो है, केंद्रीय रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पत्रादि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम, पद और टेलीफोन नंबर भी अवश्य लिख जाना चाहिए। तो केंद्रीय रजिस्ट्री में इसे दर्ज कराने के लिए जो अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते हैं वो उसका नाम, उसका जो डेजिग्नेशन, उसका टेलीफोन नंबर भी लिखना आवश्यक है। तो अधिकारी मसौदे पर अपना नाम के आद्याक्षर लिखे देते हैं। तो अधिकारी क्या करते हैं, मसौदे पर वो ऑर्डर देते समय अपने नाम के जो आद्याक्षर, पहला अक्षर मात्र उसमें डाल देते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि उसने मसौदे का अनुमोदन कर लिया है। उनके जो नाम के आद्याक्षर से हमें पता चलेगा कि उन्होंने उस आदेश का अप्रूवल किया है। तो उनके जो पूरा नाम का जो सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने नाम के आद्याक्षर की आवश्यकता है। तो वही इतना ही जो मसौदा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे जो है मसौदे के मानक रूप, ड्राफ्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप कैसा है। यदि किसी एक ही ढंग के पत्रादि बार बार भेजना पड़े हैं तो उसके लिए मानक मसौदा बना लेना चाहिए और साइक्लोस्टाइल करवा लेना या छापवा लेना चाहिए। ऐसे मानक मसौदे साफ प्रति के साथ हस्ताक्षर से संबंधित अधिकारी को पेश किए जाए। हमेशा जो सरकारी कार्यालयों में एक ही ढंग के पत्र बार बार भेजना पड़ता है, उस समय उस बार बार उसे टाइप कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका एक रूप हम अपने जो टाइपराइटिंग करने वाले जो है लिपिक जो है अपने कंप्यूटर पे उसका एक मॉडल बना देते हैं, फिर उसे लेकर उसमें बाकी सारे के सारे बातें लिख के उच्च अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। तो वही उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सारे कार्यालयों में होंगे जरूर। तो मसौदा लेखन की विशेषताएं क्या है आगे। तो मसौदा लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। मसौदा संक्षिप्त और विषयानुरूप होना चाहिए। मसौदा में समग्रता होना चाहिए, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം। साथ में इसमें विषय वस्तु तथा संदर्भ की संरचना क्रमबद्ध होनी चाहिए। विषय वस्तु तो हम विषय क्या है और उसका जो रेफरेंस क्या है ये सब स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। मसौदा लेखन में स्पष्टता, शुद्धता, विशिष्टता का निर्वाह होना आवश्यक है। मसौदा लेखन में कार्यालयी भाषा, शुचिता, सभ्यता, परंपरा तथा कार्य पद्धति का भी बखूबी निर्वाह किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, भाषा शुचिता, भाषा बहुत क्लियर होना चाहिए, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कार्यालय में प्रयुक्त भाषा के एक अलग ढंग है, अलग रूप है, उसका उपयोग करना आवश्यक है। यही जो मसौदा लेखन की विशेषता है। तो आगे जो है मसौदा लेखन की रूपरेखा कैसी है। तो पहला भाग, मसौदा लेखन के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो है विषय निर्देश अथवा शीर्षक, दूसरा विषय वस्तु निरूपण, अनिश्चित तथा समापन। तो कौन सा विषय है उसे हम शीर्षक के रूप में दे सकते हैं। विषय, सरकारी कार्यालयों में तैयार किए जाने वाले मसौदों के विषय भी आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमेशा एक ही विषय के जो क्या है, एक ही विषय का जो मसौदा नहीं तैयार करते, आवश्यकता के अनुसार विषय बदलता ही रहता है।
तो इसलिए मामलों की स्थिति, लिए गए निर्णय तथा विषय वस्तु के अनुसार मसौदा के जो आकार में भी बदलाव होता है। मसौदे के जो रूपरेखा, जो आकार, वलिपम, उसमें भी बदलाव आता है। मसौदे के विषयानुसार आंतरिक बातें एवं भाषा शैली भी होते हैं। मसौदे के विषय के अनुसार उसमें कुछ आंतरिक बातें भी होती है, भाषा शैली भी होते हैं। तो गंभीर विषयों पर मसौदा लिखते समय कुछ सावधानी बरतना आवश्यक है। तो वही विषय पर जो बातें हमें ध्यान देना चाहिए वो बात। आगे जो है निर्देश। मसौदा तैयार करते समय यदि उसका संबंध पहले किसी पत्र या मामले से है तो उसका निर्देश, रेफरेंस दिए जाना उचित होता है। तो विषय लिखेंगे, फिर रेफरेंस लिखेंगे। तो हम जिस पत्र पर मसौदा तैयार करते हैं उसी प्रकार के पत्र यदि पहले भेजे गए तो उसका जो रेफरेंस के तौर पर उसका उल्लेख करना आवश्यक है। तो मसौदे के सर्वोपरि मध्य अथवा बाएं कोने पर पत्र संख्या दी जाती है और पश्चात उसके नीचे मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि का नाम, स्थान, पता एवं दिनांक दिया जाता है। इसके बाद मसौदे की दाईं ओर अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का स्थान और दिनांक के पश्चात इसके ठीक नीचे प्रेषदी का नाम, पद और पूरा पता आदि दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो उसके बाद संदर्भ आदि भी यथास्थिति दे दिया जाता है। तो ये निर्देश, हम एक पत्र लिखते समय निर्देश के बाद, रेफरेंस के बाद हम क्या क्या लिखेंगे। मसौदे के सर्वोपरि मध्य में, मसौदा लिखते समय सर्वोपरि मध्य में हमें क्या लिखना चाहिए, उसके जो लेफ्ट साइड पे पत्र संख्या लिखनी चाहिए। उसके बाद मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, फिर स्थान, पता, फिर दिनांक दिए जाते हैं। एक पेपर इस प्रकार है तो हम इसके जो लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, पत्र संख्या लिखेंगे, फिर मंत्रालय, फिर कार्यालय का नाम, फिर दिनांक, इतना लिखेंगे। फिर इसके जो दाईं और इसके जो राइट साइड पे प्रेषक, पत्र प्रेषक का स्थान, दिनांक, राइट साइड पर जो प्रेषक है जिसको ये पत्र भेज रहा है उसका जो स्थान और दिनांक, इसके ठीक नीचे प्रेषदी का नाम, पद और उसका पूरा पता दिया जाता है। तो फ्रॉम और टू वो कहाँ पे लिखेंगे, उसके जो राइट साइड पे लिखेंगे। जो लेफ्ट साइड पे पत्र संख्या, मंत्रालय, कार्यालय आदि का जो पूरा पता लिखेंगे, दिनांक भी लिखेंगे, और राइट साइड पे प्रेषक और प्रेषदी का यानी कि फ्रॉम और टू लिखेंगे। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ का भी उल्लेख हम कर सकते हैं। इतना कुछ लिखने के बाद ही क्या आ जाता है, इतना कुछ लिखने के बाद ही विषय वस्तु का निरूपण होता है। मसौदा लेखन का सबसे मूल एवं महत्वपूर्ण भाग यह है। तो प्रारूप के विषय के अंतर्गत लिखे संक्षिप्त कथन की पूरी विवरणात्मक जानकारी यहाँ दी जाती है। जो प्रारूपण के, जो मसौदे के अंदर जो बातें हमने लिखी हैं उसका जो विवरणात्मक रूप यहाँ पर हम दे सकते हैं। इसके पश्चात संबंधित विषय की पूरी तथ्यात्मक, विवेचनात्मक व मुख्य जानकारी का सर्वांगीण लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो पूरा का पूरा विवरण हम दे सकता है। और फिर मसौदे में जो कथ्य, जो टिप्पणी हमने लिखे हैं उसका न्याय संगत तर्क वितर्क भी उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये विषय वस्तु निरूपण में हमने मसौदे में क्या निर्देश, क्या लिख चुके हैं उसका विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। फिर इस मामले में जो तर्क वितर्क हुए हैं उसका भी उल्लेख करते हैं। फिर जो अनुच्छेद, सामान्य प्रारूप लेखन में विषय की आवश्यकता के अनुसार अनुच्छेद होते हैं। विषय यदि गंभीर है तो एक
परिच्छेद में काम नहीं चलेगा तो कुछ अनुच्छेदों को जोड़ने की आवश्यकता होते हैं। छोटे या संक्षिप्त प्रारूपों में एक या दो ही अनुच्छेद होते हैं, किंतु प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, राष्ट्रपति की ओर से जारी किए जाने वाले पत्र तथा परिपत्र में कभी कभी 3 या उससे ज्यादा अनुच्छेद होते हैं। विषय की गंभीरता के अनुसार संक्षिप्त मसौदे है तो 1 या 2 अनुच्छेद होंगे, लेकिन कभी कभी निविदा, टेंडर, उस प्रकार के जो राष्ट्रपति की ओर से आने वाले पत्र पत्रादि में भी 2 से अधिक अनुच्छेदों का होना आवश्यक हो जाता है। तो अनुच्छेदों को क्या करना चाहिए, ज्यादा अनुच्छेद हो तो उसमें क्रम संज्ञा डालना आवश्यक है। फिर अंत में जो है समापन, कंक्लूशन। मसौदा लेखन में समापन का अपना महत्व होता है। मसौदे में जो मुख्य विषय वस्तु के निरूपण के बाद निष्कर्ष रूप में अंतिम बात को संक्षेप कहा जाता है। हम जो निष्कर्ष रूप से जो कुछ भी हमने ले लिया है उसे उस पे लिखना आवश्यक होता है। तो उसके पश्चात स्वनिर्देश के नीचे प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। स्वनिर्देश के तौर पर क्या लिखे जाते हैं, प्राधिकारी अपने हस्ताक्षर दिए जाते हैं। हस्ताक्षर के ठीक ऊपर भवदीय लिखा जाता है। हस्ताक्षर करने के पहले उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है। भवदीय का भवदीया नहीं लिखेंगे, सिर्फ भवदीय ही लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार मसौदा लेखन के रूपरेखा में विषय निर्देश, विषय वस्तु, अनुच्छेद, समापन का महत्वपूर्ण स्थान है। विषय में जो विषय की मामलों की स्थिति, निर्णय की गंभीरता के अनुसार विषय बदलते जाते हैं, उसका रूप भी बदलते जाते हैं। निर्देश में हमें रेफरेंस देनी चाहिए और विषय वस्तु के निरूपण में हमने जो मसौदे के अंतर्गत क्या क्या लिखे हैं उसका विस्तार रूप से वर्णन करना चाहिए और तर्क वितर्क भी उसमें लिखना चाहिए। यदि विषय की गंभीरता के अनुसार अनेक अनुच्छेदों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, अनुच्छेदों पर नंबर भी डालना आवश्यक है। फिर इनके आसे होल जो संक्षेप में हमने जो कुछ भी इस मसौदा लेखन से इसका सार जो है उसे संक्षेप में हम लिखेंगे। फिर अधिकारी का हस्ताक्षर लेंगे। हस्ताक्षर लिखने के पहले भवदीय जरूर लिखना चाहिए। तो मसौदा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, और जो 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। मसौदा जो है हाथ से लिखा जाता है या टाइप भी किया जाता है। दूसरा जो है तैयार किए गए मसौदे के साथ अनुमोदनार्थ मसौदा जैसे शब्दों की चिट लगाई जाती है। मैंने पहले आपसे कहा, तो मसौदे में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि मूल पत्र के साथ क्या क्या संलग्न किया जाता है। मूल पत्र के साथ अटैच्ड क्या क्या अटैच होकर जा रहे हैं उसे भी लिखना चाहिए। फाइल में रखकर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले मसौदों पर फाइल की संख्या आवश्यक लिखनी चाहिए। तो अनुमोदनार्थ मसौदा जो अधिकारी के पास भेज रहे हैं, एक से ज्यादा मसौदे होंगे, तो इसलिए उसमें क्या करनी चाहिए, फाइल की संख्या लिखना आवश्यक है। मसौदे की भाषा सरल, संयत, विनम्र, स्पष्ट, संक्षिप्त तथा शिष्ट होनी चाहिए। भाषा की जो खूबियां हैं, अर्ध सरकारी पत्र को छोड़कर कोई भी सरकारी पत्र अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से कभी भी नहीं भेजा जाना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र मात्र अधिकारी के नाम पर भेज दिया जाता है, अन्य कोई भी पत्र अधिकारी के नाम पे नहीं भेजना चाहिए। सरकारी पत्र हमेशा पदनाम तथा कार्यालय के नाम से ही भेजे जाने चाहिए। ഡെസിഗ്നേഷനും കാര്യാലയത്തിന്റെ പേരും വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും അയക്കേണ്ടത്। मसौदा लेखन में तथ्यों, कथ्यों, विचारों तथा भावों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो बात हमने कही गई है उसकी पुनरावृत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। അത് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല। तो इतना ही मसौदा लेखन है। यदि यह प्रश्न ऐसे के लिए आ जाएंगे तो इन सभी प्रमुख मुद्दों को आपको उस पे लिखना आवश्यक है। तो अगले वीडियो के साथ फिर मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।